श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा सारे दा प्रोग्राम लेके हाजिर है इमिग्रेशन साइड विद मनदीप। आशा तौनी है ठीक ठाक होंगे तुसी सारे और चर्चा च एक बारी फिर तो मेरा साथ देंगे बस नोवर्सिस तो शुक्रदीप जी स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर जी, थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो तुसी संपर्क कर सकते हो जी, स्क्रीन ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ प्रोसेसिंग टाइम किस तरीके का चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का? जी देखिए, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बहुत पॉजिटिव है। न्यू गवर्नमेंट आई है। इसके अलावा पिछले 2-2.5 साल से ड्यू टू द कोविड बॉर्डर स्टॉप थे, तो बॉर्डर स्टॉप थे, क्लोज थे, तो कोई बच्चा जा नहीं पा रहा था, कोई भी ना जा पा रहा था ना आ पा रहा था। तो उस कारण से वहाँ पे मैन पावर की बहुत शॉर्टेज होगी और मैन पावर की शॉर्टेज के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बच्चा जो स्टूडेंट है ड्यूरिंग स्टडी फुल टाइम काम कर सकता है। एक ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी कंट्री नहीं है जिसने ऐसी डेयर डिसीजन लिए हैं। मतलब स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडी फुल टाइम काम कर सकता है। उसके पीछे रीजन यही है कि इमिग्रेंट कंट्री है, मोर देन 180 कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते हैं और स्टूडेंट जब वहाँ नहीं थे तो मैन पावर की शॉर्टेज थी, तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग में स्टूडेंट बैठे हैं उन सबको अलाउ किया कि भाई यू कैन डू द फुल टाइम। दूसरा जो वेजेस रेट है वो भी आज की डेट में बच्चा मतलब एक तरह से डबल की तरह कमा रहा है। ये जो सिचुएशन है ये अगले साल 2023 जून तक रहेगा। उसके बाद माइट बी चेंजेस आएंगे अगेन, पास्ट की तरह 40 आवर पर फोर्टनाइट हो जाएगा। बट इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही कोविड के बाद बॉर्डर ओपन हुए तो ऑस्ट्रेलिया को ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारे प्रमोशंस की हैं जिसमें हाई कमीशन भी आया, एरी मेंबर्स भी गए, मैं भी वहाँ पे गया, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, बहुत जगह पे ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइप के ऑस्ट्रेलिया को ब्रांड बनाने के लिए इवेंट किए। तो दे वांट कि भाई दोबारा से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 डेस्टिनेशन बने स्टूडेंट्स का। तो चेंजेस आए, चेंजेस बहुत सारे हैं, वो पहले मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में सारी चीजें बता चुका हूँ। फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ड्यूरिंग स्टडी जैसे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, पहला चेंजेस है। और प्रीवियस में क्या आया था कि भाई जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 टाइप के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हैं। एक अगर हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो बैचलर और मास्टर्स के लिए तो पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम है। दूसरा एसओए लिस्ट वाला कोई कोर्स करते हो, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वाला, तो एक ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में, जहाँ ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में पहले डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स कुछ भी किया बच्चे को 18 मंथ का वर्क वीजा मिलता था, वो 2 साल का कर दिया। इधर उन्होंने जो मास्टर्स थी, मास्टर्स में जहां मास्टर 2 टाइप की है, एक कोर्स वर्क, एक रिसर्च। रिसर्च में 3 साल का था, कोर्स वर्क में 2 ईयर का था। उन्होंने वो चेंज किया। अब कोर्स वर्क में भी बच्चे को 3 साल का वर्क वीजा है। फिर आप किस लोकेशंस में पढ़ने जा रहे हो उसके हिसाब से बच्चों को वर्क राइट्स हैं। जैसे आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, मैं बताना चाहूंगा कि मैं दोबारा मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पोस्ट स्टडी जो वर्क राइट्स है, एक तो ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम, जब मैं पहले बता चुका था कि पहले 18 मंथ का था, वो 2 साल का हो गया। अब इसको एक तरफ कर दो, इसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने एसओ लिस्ट वाले कोर्सेज किए हैं। जी। दूसरा है पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। अब पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि मास्टर्स कोर्स वर्क के बाद 3 साल का हो गया है। दूसरा, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, किसी भी एरिया में आप पढ़ने गए हैं, सिडनी, मेलबर्न एरिया, ठीक है, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, यहाँ से आपने बैचलर की 2 साल का है, मास्टर्स की 3 साल का है। आपने रीजनल एरिया लिया, रीजनल एरिया में जैसे जिलोंग सिटी है, मेलबर्न से थोड़ा हटके, ठीक है। इसके अलावा आपका तस्मानिया है, एडिलेड है, पर्थ है। जी, यहाँ पे आप बच्चों को बैचलर वालों को 3 साल का और मास्टर्स वालों को 4 ईयर का। सुपर रीजनल एरिया में बच्चा जाता है, जैसे जेसीयू का मेन कैंपस सुपर रीजनल एरिया में, तो वहां पे बैचलर वालों को 4 ईयर और मास्टर्स वालों को 5 ईयर का वर्क वीजा है। जी। उसके पीछे रीजन है कि पहले बच्चा सिर्फ मेन सिटीज में जाता था। गवर्नमेंट चाहती है कि डाइवर्सिटी आए, हर एक एरिया उनका डेवलप हो। तो दैट्स द रीजन उन्होंने ये वर्क राइट्स बच्चों को
दिए हैं एक और सवाल, ताकि सिटीज डेवलप हो। सिटीज तो डेवलप होंगी, वहाँ पे कंट्री का बेनिफिट आ गया, स्टूडेंट के जो पर्सपेक्टिव से बात निकल के आती है वहाँ पे जाके क्या हमें काम मिल जाएगा, हम देखिए अपने मैम, खर्चे पूरे देखिए जब वो डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, जब पब्लिक जाएगी तो नेचुरल सी बात है जॉब भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयर या डेफिनेटली एम्प्लॉयर भी जाएंगे, ठीक है ना, तो जॉब क्रिएट होंगी, डेफिनेटली वो डेवलप होगा। तो ये पर्पज गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेट बहुत स्मार्ट है और बहुत डेवलप कंट्री है। अच्छा, एक जो रिसेंट अब चेंज हो रहा है, अभी की बात है, अक्टूबर मंथ की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट बोलती है कि आप बैचलर और मास्टर्स अगर एसओ लिस्ट वाली करते हो, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली बैचलर और मास्टर्स, तो जहां बैचलर में 2 ईयर का वर्क वीजा था, आपको 4 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा, 2 ईयर का बदलकर 4 साल का हो जाएगा। और मास्टर्स में जहां 3 साल का था, अप टू 5 ईयर का मिलेगा। लेकिन वो कोर्स कौन कौन से एसओ लिस्ट के, वो अक्टूबर के एंड तक आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो स्टूडेंट्स कब या पेरेंट्स कब देख रहे हैं, माइट भी उस टाइम तक लिस्ट आ चुकी होगी। जी आ चुकी होगी। तो आप प्लीज वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आइए और चेक करिए, या होम अफेयर की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन से कोर्स है एसओ लिस्ट में, जहां आपको 2 साल की बजाय 4 साल का और 3 साल की बजाय 5 साल का वर्क वीजा मिलेगा। अब वेस्टर्न ओवरसीज के जो ऑफिस हैं वो चंडीगढ़, अगर हरियाणा में बात करें तो अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पंजाब में बात करें बठिंडा, जलंधर, अमृतसर, पटियाला। ऑस्ट्रेलिया में मेरा ऑफिस है जी मेलबर्न में। इसके अलावा 2 कनाडा में ऑफिस है, जिसमें एक नोवा स्कोशिया में और दूसरा आपका मिसिसागा में। जहां भी नियरेस्ट है आप आके वेस्टर्न ओवरसीज से सर्विसेज ले सकते हैं। वर्किंग राइट्स से तो सानू बेनिफिट मिल रहा है, बिल्कुल अखा बंद करके वैसे देखे साधारण जी गल। सक्सेस रेट का भी कोई प्रभाव हैगा? प्राइम लोकेशन पे घट सक्सेस रेट है, दूसरी जगह नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर च भी कोई तब्दीलियां हैगियां ने? देखिए डिपेंड करता है अब आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। बच्चा 12th वाला डिप्लोमा भी कर सकता है, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी कर सकता है, डायरेक्ट डिग्री भी कर सकता है बैचलर, और बच्चा जो बैचलर है वो मास्टर्स करेगा। अब जो बच्चा, पहले हम खर्चे की बात करते हैं, जो आपने खर्चे की बात करी, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो किसी प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से, तो वेट प्रोग्राम वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग जिसमें डिप्लोमा जाते हैं, वो फीस निकलती है $10,000 से $15,000। नेचुरल सी बात है, कम फीस है। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कर रहे हैं या डायरेक्ट बैचलर कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा उसके बाद डिग्री है, तो D2D जिसको बोलते हैं, तो उसमें जो फीस आएगी वो $25,000 से लेके $30-32,000 तक है, ठीक है। और डायरेक्ट बैचलर्स कर रहे हो, अगेन वही $24-25,000 से लेके $30-32,000 तक फीस है। तो मतलब डिप्लोमा, अगर सिंपल डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो उसमें फीस कम है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, टेफ जिसको बोलते हैं, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज। लेकिन हाँ, D2D या डायरेक्ट बैचलर से यूनिवर्सिटी की फीस थोड़ी सी हाई है। बट इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हाई वीजा सक्सेस रेट है, गवर्नमेंट कॉलेज जिसको टेप बोलते हैं उसमें जा रहे हैं वहां भी हाई सक्सेस रेट है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं लेकिन आपका कोर्स यूनिक है तो सक्सेस रेट वहां भी ठीक है। डिप्लोमा में है सक्सेस रेट? डिप्लोमा डिपेंड करता है कि कौन सा डिप्लोमा आप कर रहे हो, आप सिंपल बिजनेस कर रहे हो, कौन से कॉलेज से कर रहे हो, इस चीज पर डिपेंड करता है। दूसरा, आपने पूछा कि भाई एरिया वाइज भी कुछ है सक्सेस रेट? यस, देखिए अगर आप सुपर रीजनल एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, और या रीजनल एरिया में जा रहे हैं, और या फिर तो ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। बट देखिए ये नाइंसाफी होगी कि मैं बोलूं कि भाई सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में वीजा नहीं आते हैं, वहां भी वीजे वहां भी आते हैं। डिपेंड करता है आपका कंसल्टेंट कैसा है, ठीक है। अब ये बात तो आपको समझना ही होगा कि उन्होंने रीजनल एरिया, सुपर रीजनल एरिया जो डिवाइड किया इसलिए किया ताकि ज्यादा बच्चा जाए तो वो सिटीज डेवलप हो, तो इसमें लॉजिक तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन जाएगा वहां वीजा नहीं लगेगा। कंसल्टेंट बहुत कुछ मैटर करता है। कंसल्टेंट आपके प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से आपको रिलेवेंट कोर्स दे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन दे, आपके फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जेन्युइन होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, प्लेगरिज्म उसमें नहीं होना चाहिए, फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी हो। अगर ये सारी की सारी चीजें जेन्युइन तरीके से रिप्रेजेंट होती है तो वीजा मिलता है, चांसेस हो जाते हैं। अभी आपने सिर्फ कॉलेज का जिक्र किया था, उस चीज को थोड़ा सा ब्रीफली समझना चाहूंगी मैं, क्योंकि आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया में हम असेसमेंट लेवल 1, 2, 3 के कॉलेजेस को सुनते हैं, क्या ये वही चीज है या उसका भी कोई सक्सेस रेट पे प्रभाव पड़ जाता है अगर हम
कोई मिसमैच हो जाती हैं चीजें तो? देखिए यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन प्रोवाइडर का असेसमेंट लेवल है। असेसमेंट लेवल उसके पास्ट प्रीवियस वीजा को देख के, उसके इंफ्रा को देख के, उसके एजुकेशन सिस्टम को देख के, जितने बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं वो बच्चे क्या कंटिन्यू पढ़ रहे हैं या वहाँ से क्या नाम है अंडरग्राउंड हो गए, इस बेस पे असेसमेंट लेवल हर 6 महीने में चेंज होता है। हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर का, यूनिवर्सिटी कॉलेज का, और ऐसे ही हर एक कंट्री का। हाँ, इंडिया जो असेसमेंट लेवल 3 में है, तो अगर आप कोई असेसमेंट लेवल 1 में जा रहे हो तो उसकी चेकलिस्ट अलग है। ठीक है, वहां पे आपको फंड्स एम्बेसी में दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एम्बेसी माई टास्क और इवन के बोलती है कि फंड दिखाओ। ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3 कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको फंड्स दिखाने ही दिखाने होंगे, बट इससे पहले तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ही बात की खाल उतारता है। मतलब जब आपका ऑफर लेटर आएगा वो कंडीशनल ऑफर लेटर होगा, उसमें लिखा होगा कि फंड दिखाओ और अपनी क्या नाम है एसओपी रिप्रेजेंट करो, साथ में फैमिली की एनुअल इनकम दिखाओ, और बच्चे का माइट भी इंटरव्यू हो सकता है या विदाउट इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें चेक करके बच्चे को सीओई की जी उस सीओई की अप्रूवल मिलती है। फिर बच्चा फी पे करता है, तब सीओई आती है। सीओई आने के बाद फाइल लगती है। तो कहने का मतलब है एक स्टेप तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज ही अपने तरीके से जी ताकि उनको उनका वीजा सक्सेस रेट मेंटेन रहे। वीजा सक्सेस रेट मेंटेन रहेगा तभी जब वो प्री स्क्रीनिंग करेंगे। तो हर एक बच्चे की प्री स्क्रीनिंग होती है, जीटी अगर मैच करती है, सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, तभी बच्चे की जीटी क्लियर होती है, बच्चे की फी पे होती है, तब सीओई आती है। फाइल लगती है। एम्बेसी को पहले ही पता है कि यूनिवर्सिटी ने बच्चे की जीटी सीरियस तरीके से चेक की है, तो वहां सक्सेस रेट बढ़ जाता है। ओके सर, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो मुझे, कंडीशनल ऑफर लेटर और ऑफर लेटर दोनों में कोई फर्क है आपस में? देखो, दो तरह के ऑफर है, कंडीशनल एक अनकंडीशनल है। कंडीशनल मतलब सीओई लेने से पहले जो कंडीशंस मीट होनी चाहिए, तो वो कंडीशंस बच्चे को अपने उसके एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर होगा, कंडीशनल में लिखा होगा कि भाई आपका बैंड स्कोर कम है आईएलटीएस पीटी का, तो वो इंप्रूव करो। माइट भी आपको फंड्स की बात करेंगे कि 1 ईयर की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न ईयर फेयर दिखाओ, जो भी 28-30 लाख के फंड है। फैमिली की एनुअल इनकम दिखाओ, एनुअल इनकम में जो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके ऑक्यूपेशन क्या, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, साथ साथ में आईटीआर लास्ट 2 ईयर की स्ट्रांगली। थर्डली वो बोलते हैं जी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें ये मतलब बच्चे को जेनरिक तरीके से बच्चे ने जनरल मतलब आप ये कह सकते हो कि अपने इमोशनल टच डाल के, अपनी फीलिंग्स को डाल के, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की हो। वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, वाई द स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू यूके, यूएसए एंड यूरोप, वाई द स्टूडेंट चूज द ऑस्ट्रेलिया, वाई ओनली मेलबर्न, वाई नॉट द सिडनी, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज विच आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चे के अपनी लैंग्वेज में, गूगल से नहीं उठाई हुई हो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। तो वो सारी की सारी चीजें जब मैच करेंगी तब बच्चे को मतलब फी पे करने की परमिशन मिलेगी। मतलब तब वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर होगा, फी पे करेगा, तब उसकी सीओई आएगी। ओके, सो सीओई से पहले का जो ये प्रोसेस है वो अनकंडीशनल है। और जी, मतलब पहले कंडीशनल है, पहले कंडीशनल ऑफर लेटर है जिसमें रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट फिल करनी होगी, फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा, बच्चा पे करेगा फी, तब सीओई आएगी, सीओई आने के बाद फाइल लगेगी, तब बच्चे का वीजा आएगा, जीटी क्लियर होगा और बच्चे का वीजा आएगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं बात करना चाहूंगा। हाँ जी सर। गुरप्रीत सिंह है। इससे भी पहले सर एक सवाल और है मेरा कि एनुअल इनकम पेरेंट्स की कितना इफेक्ट करती है, हमें स्ट्रांगली शो करनी जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको क्लियर ही नहीं कि हमें आईटीआर लगानी जरूरी भी है। ये इंडिया का बैड लक है कि हम यहाँ पे एक तो टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, समझते ही नहीं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कि भाई कितने इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने कोई लोन भी लेने जाना ना बैंक में, किसी बैंक में, अगर आप आईटीआर नहीं भरते तो आपका कार लोन भी नहीं हो सकता, आपका पर्सनल लोन भी नहीं हो सकता, आपका प्रॉपर्टी पे लोन भी नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी आपकी है, ठीक है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जब 5 करोड़ की है, आप आईटीआर नहीं भरते तो आपको 1 पैसे का भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक देखना चाहता है रीपे कैपेसिटी। रीपे कैपेसिटी पता लगती है उसकी एनुअल इनकम से। एनुअल इनकम का मतलब है कि जो पर्सन, जो फैमिली में पर्सन है, जिस भी ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड क्या वो आईटीआर भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है प्राइवेट, ठीक है, या कोई बिजनेस कर रहा है, वो टैक्स पे ही नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब एम्बेसी चाहती है
ठीक है, जब बैंक भी लोन नहीं दे पा रहा है तो एम्बेसी कैसे बच्चे को, फैमिली को वीजा दे देगी? देखिए, बच्चा 2 साल 3 साल 4 साल की डिग्री करने जा रहा है, ठीक है, 1 साल का प्रोजेक्ट, 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, तो तकरीबन 28 से 30 लाख है। अगर वही उसकी डिग्री 3 साल की तो 90 लाख रुपया हो गया। 2 साल की डिग्री है तो वही 60 लाख हो गया। तो बच्चे ने 1 साल के फंड तो दिखा दिए, उनको पता है 3 महीने पुराने हैं, पहले इससे पहले कोई केस हिस्ट्री है नहीं, कोई भी मतलब एक तरह से होता क्या कि यहाँ सिस्टम जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, पेमेंट ली अकाउंट में डाल दी, पेमेंट ली, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं ना आगे पीछे होती नहीं, बहुत कम फैमिलीज की होती हैं। तो एम्बेसी जानना चाहती है, चल 1 साल के तो आपने ये फंड दिखा दिए, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर, कैसे पे करोगे? पता कैसे लगेगा? पता तो उसी चीज से लगेगा ना कि फैमिली की एनुअल इनकम क्या है। तो हर एक फैमिली की तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। 10 से 12 लाख रुपए इनकम मतलब आईटीआर इतने की अगर है तो आपका वीजा लग पाएगा, अदरवाइज आपकी तो जीटी क्लियर भी नहीं होगी। तो दूसरी बात यहां पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि एम्बेसी इतनी सीरियस है इस बात पे कि मान लो स्पॉन्सर कोई नाना नानी कर रहे हैं, या अंकल आंट ने कर दिया, या मामा ने कर दिया, या दादा ने कर दिया, उसके बावजूद उनकी तो एनुअल इनकम देखी जाएगी, साथ में फैमिली की भी, पापा मम्मी की भी एनुअल इनकम देखी जाएगी। मतलब अगर आपके मम्मी पापा फंड नहीं दिखा रहे, आपके नाना दिखा रहे हैं, नानी दिखा रहा है, दादा दिखा रहा है, दादी दिखा रहा है, तब भी आपको अपने पेरेंट्स की आईटीआर देनी होगी। यूनिवर्सिटी देखना चाहती है कि भाई ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, ठीक है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स की एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, उस बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक स्टूडेंट से कि भाई आप अपना भी पैन कार्ड बनवाओ, साथ में मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, जो भी जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उससे रिलेटेड उनकी आईटीआर होनी चाहिए। अगर आईटीआर आपकी 8, 10, 12 लाख रुपए की है और आपने फंड दिखाए हैं तो आपकी जीटी क्लियर होगी। जीटी क्लियर होगी तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता, हाई चांसेस है कि आपका वीजा लगेगा। कुछ लक्की स्टूडेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जी, गुरप्रीत है, 2019 में 10th की ओनली 53% मार्क्स थे, ओनली 53। इसके बाद इन्होंने 12th की 8 से 59% मार्क्स थे, 3 मेजर सब्जेक्ट थे उसके पास, सीबीएसई बैकग्राउंड से, 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 था। डेक्कन यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा ऑफ कम्युनिकेशन लीडिंग टू बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन में बच्चे का वीजा आया। बच्चा अंबाला से बिलोंग करता था। एक है शौकीन सिंह खासा, 10th 2019 60%, 12th मेडिकल है 2021 79%, अगेन 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 है। यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस बच्चे का वीजा आया। बच्चा करनाल ब्रांच से बिलोंग करता था, वेस्टर्न ओवरसीज की। नेक्स्ट स्टूडेंट है, बच्चे का नाम है जी नव सिमर ढिल्लो, 10th 2019, 12th नॉन मेडिकल 2021 69%, आयल 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। लाट्रोब यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आईटी का वीजा आया जी। और पटियाला ब्रांच, वेस्टर्न ओवरसीज की पटियाला ब्रांच का ये बच्चा था, इसका वीजा बहुत स्पीड से निकला। इसके बाद पवनदीप सिंह है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बच्चा भी पटियाला से बिलोंग करता है, पटियाला ब्रांच से। 2019 में 10th, 2021 में 12th, नॉन मेडिकल 80% मार्क्स है, 6 बैंड, नो लेस देन 5.5। एटीएमसी टू फेडरेशन बैचलर ऑफ आईटी के लिए इस बच्चे का वीजा आया। जी रिसेंटली है। वरुण गुप्ता है, बीटेक की 2013 में, पीटी में स्कोर 53 था और 2013 से 15 तक उसका वर्क एक्सपीरियंस था, फिर 18 से 22 तक का वर्क एक्सपीरियंस था। फ्लिंडर यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चे का वीजा आया। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों के वीजे आए हैं। एक स्टूडेंट की और बात कर लेते हैं, बैचलर ऑफ साइंस की थी बच्चे ने और 18 में इसकी बैचलर ऑफ साइंस हुई थी। 2018 से टिल डेट का वर्क एक्सपीरियंस था। पीटी में 58 स्कोर था। एटीएमसी टू फेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट में बच्चे का वीजा आया। ठीक है, ओके सर, सो इजाजत लेने का वेला हो गया। थैंक यू इन्फॉर्मेशन साझी करने जी, और थैंक यू जी। मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज के मेलबर्न में ऑफिस है जो आपको ऑन शोर भी हेल्प करेगा। साथ में वी आर एरी मेंबर। एरी इज द एसोसिएशन जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा हम क्वालिफाइड कंसल्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और हमारे पैनल में मारा कंसल्टेंट है जो आपकी हेल्प करेंगे। मतलब एक तरह से एक परफेक्ट टीम है जो आपकी फाइल को असेस करके आगे प्रोसीड करेगी। बिल्कुल जी, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, नंबर ते कॉल भी कर सकते हो ते कमेंट करके अपना सवाल दा जवाब भी तुसी ले सकते हो। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल।